क्या आपने कभी सोचा है कि आपका डर आपकी जिंदगी को रोक रहा है? वो डर जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, जो हमें अपने सपनों तक पहुंचने नहीं देता। लेकिन सच तो यह है कि डर को हराया जा सकता है। और आज हम इसी पर बात करेंगे। कैसे डर को समझें, उसका सामना करें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कल हमने देखा कि किस तरह से कैथरीन एक ऐसी साइकेट्रिक पेशेंट थी, मतलब एक ऐसी पर्सन थी जिसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था। वो अपनी लाइफ से परेशान थी, उसको बहुत ज़्यादा फोबियाज थे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डर लगते थे, डिप्रेशन में थी। तो वो हमारे जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं उनसे आके मिलती है। और यहाँ पे जब वो उनसे मिलने आती है तो कैथरीन हिप्नोसिस के टाइम पे या फिर जिस टाइम डॉक्टर साहब कैथरीन की थेरेपी करते हैं वो अपने पास्ट लाइफ्स में चली जाती है। ये सारे सेशंस होने के बाद कैथरीन ठीक तो हो जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब इस चीज़ के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। 4 साल बाद उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि नहीं, अब टाइम बिल्कुल सही है और ये इन्फॉर्मेशन उनको दुनिया के साथ शेयर करनी है, जो इन्फॉर्मेशन पहले कैथरीन के पास थी और अब उनके पास थी। और उनको ये लगा कि अगर मैं इसको अपने तक रखता हूँ तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ होगी, मुझे इसको दुनिया तक पहुँचाना है। इसके लिए उन्होंने ये एक पूरी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी, एक पूरी कहानी लिखी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और उनके हिसाब से इस कहानी का एक एक शब्द बिल्कुल सच्चा है। उनको लगता है कि कैथरीन की ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने ज़िंदगी का असली मीनिंग क्या है इसको जाना। साथ ही साथ हम लोग मॉर्टल नहीं बल्कि इमॉर्टल बीइंग्स हैं, हम लोग कभी नहीं मरते। ये चीज़ हमारे डॉक्टर साहब को क्लियर हुई। तो जब उन्होंने इस पूरी चीज़ को पेन डाउन किया, लिखा, तो उन्होंने शुरू से शुरू किया, डे 1 से, जब पहली बार कैथरीन उनसे मिलने आई थी। तो आज हम लोग उसी चीज़ को इस वीडियो में कवर करेंगे कि पहला इम्प्रेशन, जब कैथरीन फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब के ऑफिस में आई थी तब उनका पहला इम्प्रेशन कैसा रहा और वो मीटिंग कैसी रही। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं जब पहली बार उन्होंने कैथरीन को देखा तो कैथरीन एक बहुत चमकीली, भड़कीली, डार्क रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो उनके वेटिंग रूम में बड़ी नर्वसली एक मैगज़ीन के पन्ने पलट रही थी, उनकी वेट कर रही थी, वहाँ बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांस फूल रही है, क्योंकि वो पिछले 20 मिनट से उनके ऑफिस के बाहर आगे पीछे चक्कर लगा रही थी। वो थोड़ा स्ट्रेस में थी। पूरे 2 महीने बाद कैथरीन जो है डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेने की हिम्मत जुटा पाई थी। ऐसा लग रहा था कि कैथरीन जो है पूरी कोशिश कर रही थी कि वो इस अपॉइंटमेंट को रखे, ऐसा ना हो कि वो वहाँ से भाग जाए। और वो अपॉइंटमेंट एक्चुअली लेने के लिए बड़ी नर्वस फील कर रही थी। डॉक्टर साहब जाते हैं अपने वेटिंग रूम में, कैथरीन को ग्रीट करते हैं, उसको हाथ मिलाते हैं। और जब हाथ मिलाते हैं तो कैथरीन के हाथ बहुत ठंडे थे और पसीने से नम थे। इससे पता चल रहा था कि कैथरीन उस समय बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थी, टेंशन में थी वो उनसे मिलने से पहले। कैथरीन को उस हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था कि तुम्हारे को जो भी परेशानी है तुम जाके डॉक्टर साहब से मिलो, ये साइकेट्री के हेड है। और दोनों फिजिशियंस, दोनों डॉक्टर्स ऐसे थे जिन पे कैथरीन बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। उसके बावजूद उसको पूरे 2 महीने लगे इतनी हिम्मत जुटाने में कि वो अपॉइंटमेंट ले और आके अपनी काउंसलिंग या थेरेपी स्टार्ट करे। डॉक्टर साहब ने जब कैथरीन को डिस्क्राइब किया तो उन्होंने बताया कि कैथरीन एक बहुत ही अट्रैक्टिव, देखने में बहुत ही बेहद खूबसूरत महिला थी। और वो उसी हॉस्पिटल में जिसमें हमारे डॉक्टर साहब हेड थे साइकेट्री डिपार्टमेंट के, उसी में वो एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन का काम भी करती थी। उसके मीडियम साइज़ के बाल थे, हल्के सुनहरे रंग के, बादामी कलर की आंखें थी। और अपने काम के अलावा वो मॉडलिंग करती थी, जो स्विम सूट्स होते हैं या फिर स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स होती है उसके लिए। तो इसका मतलब वो फिज़िकली बड़ी अट्रैक्टिव महिला थी, यही डॉक्टर साहब ने हमको बताया। डॉक्टर साहब कैथरीन को अपने ऑफिस में लेकर आते हैं। वहाँ पे उनके ऑफिस में एक टेबल थी, उनकी चेयर थी, एक पेशेंट के लिए चेयर थी और एक काउच पड़ा था जिस पे वो पेशेंट को लिटा के या बिठा के उसकी थेरेपी करते थे। तो उन्होंने कैथरीन को एक बड़ी सी लेदर की चेयर पे बिठाया और उससे बात करने के लिए वेट करने लगे। उनको लगा कि शायद अब कैथरीन कॉन्वर्सेशन को शुरू करेगी। कैथरीन भी साइलेंट थी,
पीछे वो आराम से लीन होके उस चेयर पे बैठ गई। ऐसा लग रहा था उसको पता नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से बातचीत को शुरू किया जाए। डॉक्टर साहब और कैथरीन, उनकी एक बड़ी सी डेस्क थी हाफ सर्कल में, उसके आमने सामने बैठे हुए थे। पहले तो डॉक्टर साहब ने वेट किया कि देखते हैं शायद कैथरीन शुरुआत करे इस बातचीत की, लेकिन कैथरीन बड़ा झिझक रही थी शुरू करने में। तो कुछ मिनट्स तो डॉक्टर साहब ने वेट किया, फिर उन्होंने खुद ही पूछना शुरू किया कैथरीन से उसके पास्ट के बारे में, और वो वहाँ पे किस लिए आई है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि उनको एक बातचीत के लिए ओपनिंग चाहिए थी, शुरुआत तो कहीं से करनी थी। तो उन्होंने फिर खुद ही लीड ली जब उन्होंने देखा कि कैथरीन उनसे बात करने में हिचक रही है, शुरुआत नहीं कर पा रही है। जब डॉक्टर साहब ने सवाल पूछना शुरू किया तो कैथरीन ने अपने बारे में बताया उनको कि वो 3 भाई बहन हैं। कैथरीन से 3 साल बड़ा उसका एक भाई था जो कि एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में बड़ा एक्टिव था, और उसको घर वालों ने काफ़ी फ्रीडम दी थी, लेकिन वो फ्रीडम कैथरीन को नहीं मिली थी उसके हिसाब से। और जो छोटी उसकी बहन थी कैथरीन की, वो अपने माँ बाप दोनों की ही बहुत लाडली थी, बड़ी कंजर्वेटिव, मतलब जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल फैमिली होती हैं उस तरह की फैमिली में कैथरीन की परवरिश हुई थी, एक छोटे से शहर में, अमेरिका के। और उनकी कैथलिक फैमिली थी। कैथलिक मतलब वो लोग जीसस क्राइस्ट में बिलीव करते थे और नॉर्मली चर्च जाया करते थे, तो इस तरीके से उसकी परवरिश हुई थी। डॉक्टर साहब कहते हैं जब हमने कैथरीन के सिम्टम्स के बारे में बात करना शुरू किया कि उसको क्या क्या परेशानी है, तो वो ज़्यादा नर्वस और ज़्यादा टेंशन में आ गई। उसकी स्पीड तेज हो गई बोलने की, और वो आगे थोड़ा सा लीन हो गई, झुक गई, और दोनों उसकी कोहनियाँ जो हैं वो टेबल पे टिकी हुई थी जब वो बात कर रही थी। एक तरह से वो नर्वस फील कर रही थी। इस पूरे बॉडी लैंग्वेज से हमको ये समझ में आता है। कैथरीन के हिसाब से उसकी ज़िंदगी बहुत सारे डर के बोझ के तले दबी हुई थी। उसको बहुत सारे डर थे। उसको अंधेरे से डर लगता था, उसको ऐसा लगता था उसका दम घुट रहा है, चोकिंग जैसे कहते हैं ना, सांस नहीं आ रही है, दम घुट रहा है। इतना ज़्यादा घुटन होती थी उसको कि वो कोई दवाई भी निकल नहीं पाती थी। अंधेरे से डरती थी, फ्लाइट्स में बैठने से उसको डर लगता था। ऐसा लगता था कि कितने सारे डर के नीचे उसका जो जीवन है वो दबा हुआ है, और बचपन से ही उसके साथ ये सारी परेशानियाँ थी। कैथरीन ने डॉक्टर साहब को बताया कि अभी पिछले कुछ दिनों से उसके जो डर हैं वो बहुत ज़्यादा उसको परेशान करने लगे हैं। अब वो रात में सो नहीं पाती है, इतना ज़्यादा उसको डर लगता है कि उसके घर में जो एक रूम के साथ छोटा सा स्पेस होता है, वार्डरोब का स्पेस, वॉक इन क्लॉजेट बोलते हैं, जिसमें अलमारी होती है, वो वहाँ बैठ के सोती है, वहाँ छुप के सोती है। और सोने से पहले 2-3 घंटे तक उसे नींद नहीं आती। जब आँख लगती भी है तब भी हर 2-2, 3-3 घंटे में झटके से आँख खुलती है, बहुत हल्की हल्की नींद आती है। और अब जो उसको पहले बचपन में परेशानियां थीं, जैसे कि रात में अचानक डर के मारे उठ जाती थी या नींद में चलती थी, वो सारे एपिसोड्स फिर से होने लगे थे। और इतने ज़्यादा उसके डर वापस आ गए थे कि धीरे धीरे वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड महसूस करने लगी थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था उसके डर ने उसको एकदम, जिसे कहते हैं, अपंग बना दिया है। इतना ज़्यादा उसके डर वापस आ गए थे कि कैथरीन रिसेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और यही कारण था कि वो डॉक्टर साहब से हेल्प लेने के लिए आई थी। जब कैथरीन ने डॉक्टर साहब को अपने डर के बारे में बताना शुरू किया तो उनको ये समझ में आया कि कितना ज़्यादा गहरा असर इन सारे डर का उस समय कैथरीन के जीवन पे था। बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन इस तरह के पेशेंट्स को चूँकि डॉक्टर साहब ने पहले डील किया था, और तो उनको ऐसा विश्वास था कि जैसे उन्होंने बाकी पेशेंट्स को हेल्प किया है, वो कैथरीन को भी उसके डर से निकाल सकते हैं, कैथरीन को वो हेल्प कर पाएंगे, इस चीज़ का उनको भरोसा था। जब डॉक्टर साहब ने देखा कि कितना गहरा सफ़र कर रही है कैथरीन, तो उन्होंने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि हम पहले कैथरीन के बचपन में जाके वहाँ चेक करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ तो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ ट्रॉमा तो नहीं हुआ था जिसकी वजह से कैथरीन की लाइफ में इतनी ज़्यादा सफरिंग थी। यूजुअली उनको ऐसा लगता था कि अगर हम पास्ट में जाएंगे, चाइल्डहुड में जाएंगे, तो वहाँ से कैथरीन की करंट समस्याओं का समाधान हमको मिल सकता है। एक तो डॉक्टर साहब ने डिसाइड किया कि कैथरीन के पास्ट में जाके हमको चेक करना है कि वहाँ से तो सोर्स नहीं आ रही है कैथरीन की एंजाइटी और प्रॉब्लम्स का। दूसरा, उनको लगा अगर कैथरीन निकल पाएगी तो वो कुछ एंजाइटी के लिए उसको मेडिसिन्स दे सकते हैं। उनको लगा ये 2 चीज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट की शुरुआत में। ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, जो बुक में लिखा होता है, उस तरह का ट्रीटमेंट था।
और उस समय तक डॉक्टर साहब को लगता था कि अगर मुझे थोड़ा बहुत ट्रैंकुलाइजर्स या एंटी डिप्रेसेंट, मतलब जो डिप्रेशन के लिए मेडिसिन दी जाती है या पेशेंट को शांत करने के लिए मेडिसिन दी जा सकती हैं, तो अगर ट्रैंकुलाइजर या डिप्रेशन की मेडिसिन थोड़ा बहुत यूज़ करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। उस समय डॉक्टर साहब को ऐसा लगता था जिस समय वो कैथरीन को ट्रीट कर रहे थे। लेकिन अब पोस्ट कैथरीन मतलब कैथरीन के एपिसोड के बाद उनको ऐसा लगता है कि दवाइयों को हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर बहुत लंबे समय के कोई डर चल रहे हैं या एंजाइटी चल रही है तो डॉक्टर साहब को लगता था कि उसके लिए वो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब उनको ऐसा नहीं लगता है। उनको लगता है कि हमको सोर्स में जाके देखना होगा, बजाय कि ये मेडिसिन दे के पेशेंट्स के सिम्टम्स को दबा दिया जाए। कैथरीन को ट्रीट करने के बाद उनको ये इंसाइट आई कि मेडिसिन्स हल नहीं हैं किसी भी सीवियर, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोनिक एंजाइटी का या डर का, फियर का। उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ को और गहराई में जाके जड़ से हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, बजाय कि दवाइयाँ दे के उसको दबाने के। पहले सेशन में डॉक्टर साहब ने क्या किया कि वो धीरे धीरे कैथरीन को उसके पास्ट में जाने के लिए, बचपन में जाने के लिए नंच कर रहे थे, मतलब हल्का सा पुश दे रहे थे कि वो अपने बचपन में जाए और वहाँ से वो चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहे थे। उनके हिसाब से बहुत सारे सिम्टम्स हमारे जो हैं या जो डर हैं, जो फियर्स हैं, उनका जड़ हमारे पास्ट में होता है, मतलब हमारे चाइल्डहुड में होता है, ऐसा माना जाता है। कैथरीन के साथ डॉक्टर साहब ने महसूस किया कि वो एक रिप्रेशन की स्टेट में थी। रिप्रेशन का मतलब जहाँ पे इंसान जो भी उसकी ज़िंदगी के ट्रॉमा या फिर दर्दनाक इवेंट्स हैं या जो परेशानी वाले इवेंट्स हैं उनको जानबूझ के ब्लॉक कर देता है, जिससे कि वो अपनी एक सेल्फ इमेज प्रोटेक्ट करके रख सके, बचा के रख सके। इसको रिप्रेशन बोलते हैं, जहाँ पे जानबूझ के नेगेटिव थिंग्स को या जो भी इवेंट हुए हैं, जो गलत हुआ है या जो नेगेटिव हुआ है, उसको हम लोग माइंड में ब्लॉक कर देते हैं, उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, थॉट्स भी नहीं आते। तो इसलिए डॉक्टर साहब को लगा कि अगर ये रिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए कैथरीन के साथ, चूँकि कैथरीन को कुछ अच्छी ही चीज़ें याद आ रही थी चाइल्डहुड के बारे में, कोई भी चीज़ उनको ऐसी नहीं समझ में आई जिसकी वजह से कैथरीन के सिम्टम्स पे वो पॉइंट आउट कर सकें। तो उनको लगा कि उन्हें हिप्नोथेरेपी या सम्मोहन को यूज़ करना चाहिए। हो सकता है कैथरीन जानबूझ के अनकॉन्शियसली ही वो रिप्रेशन में हो, मतलब नेगेटिव इवेंट और नेगेटिव थॉट्स को उसने अपने माइंड में दबा के रखा हो। कैथरीन को कोई भी अपने पास्ट का या चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमेटिक या फिर कोई चोट वाला इवेंट या कुछ भी जहाँ पे उसको फिज़िकली मेंटली धक्का लगा हो, ऐसा कुछ नहीं याद आ रहा था जब डॉक्टर साहब ने उसको पास्ट में जाके बातचीत करने की कोशिश की। तो जब कैथरीन ने अपने दिमाग को और ज़्यादा स्ट्रेच किया, खींचा, थोड़ा जोर लगाया, तब उसके दिमाग में, मेमोरी में ये निकल कर आया कि कुछ इंसिडेंसेस आए इक्के दुक्के जो उसको याद आया। जैसे कि जब वो 5 साल की थी तो किसी ने उसको, वो डाइविंग बोर्ड पे खड़ी थी, वो जो बोर्ड होता है जहाँ से जंप लेते हैं, तो किसी ने उसको धक्का दे दिया था स्विमिंग पूल के अंदर। लेकिन कैथरीन को ये याद था कि उससे पहले भी उसको पानी से डर लगता था। ये कुछ अलग अलग इंसिडेंट्स जब उसने जोर लगाया अपनी मेमोरी पे तो कैथरीन को याद आने लगे अपने बचपन के बारे में। कैथरीन ने बताया जब वो 11 साल की थी तो उसकी मदर बहुत सीवियर डिप्रेशन में चली गई थी और इससे उनको कई बार साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा अपना ट्रीटमेंट कराने, और उसके बाद उनको इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए। उस समय कैथरीन बहुत डर गई थी अपनी माँ की कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि उसकी मदर बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी और धीरे धीरे फैमिली से उन्होंने अपने आप को खींच लिया था अलग। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी मम्मी ठीक हो गई और वो वापस फैमिली में दोबारा से घुलने मिलने लगी तो कैथरीन के वो जो डर थे वो भी ख़त्म होने लगे जब उनकी मदर नॉर्मल मम्मी की तरह बिहेव करने लगी तब। और ये सब तब हुआ था जब कैथरीन 11 साल की थी। अब कैथरीन की माँ जब ट्रीटमेंट्स चल रहे थे तो काफ़ी बार भूल जाया करती थी बहुत चीज़ें, अपने आप को, फैमिली को, सब कुछ। लेकिन कैथरीन के फादर को अल्कोहल की प्रॉब्लम थी। वो अक्सर लोकल बार में जाके ड्रिंक करके खुद को बेहोश कर लेते थे और फिर उसके भाई को जाना पड़ता था, बड़े भाई को, पापा को, वापस घर लेके आने के लिए। लेकिन कैथरीन को लगता था ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हर फैमिली में होती हैं, तो उसके हिसाब से ये कुछ एबनॉर्मल नहीं था जो केवल कैथरीन की फैमिली में ही थी चीज़ें। अब जब
कैथरीन के फादर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, तो उनकी मदर की और फादर की अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, और जब ऐसा होता था तो कैथरीन की माँ काफ़ी मूडी हो जाती थी और एक तरह से फैमिली से अपने आप को खींच लेती थी। लेकिन कैथरीन को लगता था ये पैटर्न हमारी फैमिली का मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, एक तरह से मन में मान लिया था कि ऐसा ही है हमारा परिवार। लेकिन घर के बाहर कैथरीन के लिए चीज़ें आसान थी। हाई स्कूल में उसके बॉयफ्रेंड भी बने थे, फ्रेंड्स भी थे, लेकिन कैथरीन को जो उसका छोटा सा दोस्तों का सर्कल था उसके बाहर किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं होता था, भरोसा नहीं होता था। लेकिन बाहर की लाइफ घर से बेटर थी कैथरीन को लगता है, और उसकी जो नॉर्मल फ्रेंड्स का सर्कल था उसमें वो अच्छे से घुलती मिलती थी और दोस्तों के साथ अच्छा था टर्म्स कैथरीन का। अपने धर्म पे कैथरीन ने कभी भी कोई सवाल नहीं उठाया। उसके हिसाब से जो उसका धर्म था कैथोलिक, जो क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियन रिलीजन, उसको उस पर पूरा भरोसा था। बिना किसी सवाल के, किसी भी आर्ग्यूमेंट के, बहस के, जो भी उसके धर्म में बताया जाता था कैथरीन उसको सिंपली मानती थी, बिकॉज उसकी परवरिश उसी तरीके से उसी माहौल में हुई थी, ट्रेडिशनल कैथोलिक फैमिली में। कैथरीन को कभी डाउट ही नहीं आया कि उसके धर्म में जो बातें बताई गई हैं वो सच हैं या नहीं सच हैं, या क्या वैलिड है, सही है उसका रिलीजन। इन सब चीज़ों पे उसने कभी सवाल नहीं किया। सिंपली वो मानती थी अगर आप अच्छे कैथोलिक हो, आप सारे रूल्स फॉलो करते हो जो भी आपके धर्म में बताया जाता है, तो आप मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, और अगर नहीं फॉलो करोगे रूल्स अच्छे कैथोलिक होने के तो आप नरक में सड़ोगे, जैसा कि अक्सर लोग बोलते हैं। और कैथरीन को भी लगता था कि ये सब चीज़ें जो उसके रिलीजन में बताई गई हैं सही हैं एक पॉइंट पे। कैथरीन को लगता था जैसे जीसस क्राइस्ट हैं, उनको सन ऑफ गॉड बोला जाता है, तो ऐसे ही एक भगवान है, उनका बेटा है जीसस क्राइस्ट, और वो लोग सारे डिसीजंस करते हैं। बाद में डॉक्टर को पता चलते हैं कि कैथरीन को पुनर्जन्म के बारे में, कि एक जन्म के बाद दूसरा जन्म भी होता है, ये जो हिंदू धर्म में माना जाता है, इस बिलीफ के बारे में उसको कोई भी नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं जानती थी कि वो रीइंकार्नेशन या फिर पुनर्जन्म क्या होता है। खाली उसने हिंदू धर्म के बारे में कहीं इधर उधर थोड़ा बहुत पढ़ा ज़रूर था, लेकिन पुनर्जन्म के बारे में कैथरीन को कोई भी आइडिया नहीं था। इनफैक्ट जो उसकी समझ थी और जिस तरीके से कैथरीन को बड़ा किया गया था क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से, तो उसमें पुनर्जन्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट का मतलब ही नहीं था। और कैथरीन ने ना कभी कोई ऐसा लिटरेचर पढ़ा, कोई किताब पढ़ी, ना कोई मेटाफिजिकल चीज़ों के बारे में जानने की कभी कोशिश की, ना उसे कभी इंटरेस्ट आया। इनफैक्ट उसके धर्म में जो भी चीज़ें बताई गई थी कैथरीन उसमें काफ़ी सिक्योर और स्टेबल महसूस करती थी, इसलिए उसे कभी लगा ही नहीं कि उसको अपने धर्म के बाहर जाके और चीज़ों के बारे में भी जानना चाहिए या फिर समझना चाहिए। ये सारा इंट्रोडक्शन हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बाद में जब कैथरीन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें होंगी, तब ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पुनर्जन्म जैसी चीज़ों के बारे में कैथरीन को कोई भी आइडिया नहीं था। उसको नहीं पता था कि वो इतने बड़े कॉन्सेप्ट के लिए कितना बड़ा मीडियम बनने वाली है। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट बाद में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।